नमस्कार है आप सभी को और बहुत बहुत स्वागत करती हूँ कक्षा 12 की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। कक्षा 12 में पाठ 6 पढ़ रहे हैं। पाठ संख्या 6, आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन। आधुनिक भारत का स्वाधीनता आंदोलन, जो कि आपके पाठ का नाम है। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं और आज का जो अध्ययन बिंदु है वो है राजनीतिक आंदोलन, जिसमें 1907 से 1919 का समय है। और इसमें आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन और कांग्रेस में फूट। तो अब हम इस टॉपिक को पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझते हैं कि क्या है इस टॉपिक के अंदर। कांग्रेस का अधिवेशन 1907 में नागपुर में प्रस्तावित था। नागपुर जो कि महाराष्ट्र के अंदर है, शहर है, और ये गर्मपंथियों का गढ़ माना जाता था। यानी ये नागपुर का जो क्षेत्र था, यहाँ दो दल अगर कांग्रेस के माने तो उदारवादी और जो है उग्रवादी, या कह सकते हैं गर्मपंथी और नरमपंथी। तो ये स्थान है, इनके लिए मुख्य स्थान माना जाता था गर्मपंथियों का। बाद में इसका स्थान परिवर्तित करके सूरत कर दिया गया। तो ये जो प्रस्तावित अधिवेशन था वो कांग्रेस के कुछ नेता नहीं चाहते थे कि यहाँ नागपुर में इसको संपादित किया जाए, तो अंत में इसको सूरत ट्रांसफ़र किया गया। और दिसंबर 1907 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन ताप्ती नदी के तट पर सूरत में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में भी अध्यक्ष के पद को लेकर गर्मपंथियों और नरमपंथियों में मतभेद उत्पन्न हो गया। यहाँ पे दोनों दलों के अलग अलग मंसूबे थे और अतः इन दोनों के मध्य है वो मतभेद उत्पन्न हो गया। और गर्मपंथी लाला लाजपत राय को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे। अब गर्मपंथी दल में मुख्य तीन हैं, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक। तो यहाँ पर लाला लाजपत राय को वो कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, किंतु लाला लाजपत राय के स्थान पर नरमपंथियों ने रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनवा दिया। अब यहाँ पे ये मतभेद उत्पन्न हो गया। गर्मपंथी 1906 ईस्वी के कलकत्ता अधिवेशन में पारित स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रस्ताव को स्वीकार करने की गारंटी चाहते थे। विवाद इतना बढ़ा कि अधिवेशन में कुर्सियां फेंकी जाने लगी। यानी दोनों के मध्य इतना विवाद बढ़ गया कि ये जो बैठक जो हो रही थी, अधिवेशन यानी मीटिंग या बैठक कह सकते हैं, यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर उन्होंने कुर्सियां फेंकनी शुरू कर दी। अधिवेशन में किसी अज्ञात व्यक्ति ने मंच पर एक जूता फेंका जो फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ को लगा। पंडाल में हंगामा हो गया। गर्मपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया। जब ये बहुत ज़्यादा बढ़ गया यहाँ पर विवाद और एक दूसरे के ऊपर चीज़ें फेंकी जाने लगी और कुर्सियाँ फेंकी जाने लगी, जूते भी फेंके जाने लगे, और ये जूता संजोग से किसी गर्मपंथी व्यक्ति के माध्यम से फेंका गया था। फिरोज शाह मेहता और सुरेंद्रनाथ को लग गया। दोनों ही मुख्य नेता थे, उदारवादी नेता या कह सकते हैं नरमपंथी नेता। और इस प्रकार से इससे इतना ज़्यादा हंगामा हो गया कि गर्मपंथियों को कांग्रेस से निष्कासित यानी अलग कर दिया गया। और इस प्रकार यहाँ पर कांग्रेस दो दल, नरम दल और गर्म दल में विभाजित हो गई। यानी उग्रवादी और जो है उदारवादी दल में बढ़ गई, या कांग्रेस का दो दल हो गया। तो अगर आप देखना चाहें तो नरम दल और गर्म दल दोनों पे अगर प्रश्न आता है तो गर्म दल के नेता लाल बाल पाल है, अरविंद घोष भी इसमें शामिल थे, और नरम दल में उदारवादी नेता जिसमें अन्य लोग हैं वो शामिल थे। इस फूट को रोकने की कोशिश तिलक ने की, जो कि बाल गंगाधर तिलक या लोकमान्य तिलक ने की, किंतु फिरोज शाह मेहता एवं उनके समर्थकों के अड़ियल रूप के कारण ये संभव नहीं हो सका। क्यों? क्योंकि इनको जूता लगा था और ऐसे में ये नहीं चाहते थे कि किसी प्रकार की माफ़ी इनको दे दी जाए, तो उनको निष्कासित कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार ने अपनी फूट डालो राज करो की नीति का अनुसरण करते हुए गर्मपंथियों का दमन किया और नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास किया। इस फूट का फायदा उठाया अंग्रेजों ने कि ये दोनों ही आपस में लड़ रहे थे, और ऐसे में अंग्रेजों ने नरमपंथी जो उदारवादी थे उनका सपोर्ट किया और जो गर्मपंथी जो उग्रवादी थे उनका दमन किया। और इस प्रकार से अंग्रेजों ने जो है फूट डालो और राज करो की नीति अपनाते हुए समझदारी भरा कदम उठाया। उन्होंने नरमपंथियों को अपने पक्ष में लाने का प्रयास है वो किया। गवर्नर जनरल मिंटो, उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे वो मिंटो थे, भारत सचिव मार्ले को लिखा कि सूरत में कांग्रेस का पतन हमारी बहुत बड़ी जीत है, कि अगर कांग्रेस विभाजित होती है, पतन होता है, तो ये हमारे लिए, अंग्रेजों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सूरत की फूट को एनी बेसेंट ने कांग्रेस के इतिहास का सबसे दुखद घटनाक्रम बताया कि ये आपसी जो फूट थी ये एनी बेसेंट थी, उन्होंने इसे उचित नहीं बताया बल्कि दुखद घटनाक्रम बताया।
गरम दल के प्रमुख नेता, प्रश्न भी पूछा जाता है कि गरम दल के प्रमुख नेताओं के नाम लिखिए। तो लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक और अरविंद घोष। ठीक है, तो यहाँ पे 3 मुख्य तस्वीरें, तो यानी जो पिक्चर है वो दिखी जा रही है कि ये लाला लाजपत राय है, ये बाल गंगाधर तिलक है, ये बंगाली बाबू जिसे कह सकते हैं कि विपिन चंद्र पाल है, और इसके अलावा जो है अरविंद घोष है, वो गरम दल के नेता थे। ये लाल, बाल और पाल के नाम से प्रसिद्ध हुए। इन तीनों नेताओं को लाल, बाल, पाल के नाम से जाना गया। ये तीनों नेता हैं वो गरम दल के प्रमुख नेता माने गए। गरमपंथियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख को आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा है वो चलाया गया। इसके साथ ही उन्हें 1908 में इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। यानी उन्होंने समाचार पत्र में जो सरकार के विरुद्ध कुछ लेख लिखा और इसके तहत जो है उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा है वो चलाया गया। और तो गरमपंथियों के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक पर केसरी समाचार पत्र में सरकार के विरुद्ध लिखे गए लेख को आधार बनाकर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया। 1908 में उन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल में भेज दिया गया। लाला लाजपत राय अमेरिका चले गए। विपिन चंद्र पाल ने अस्थायी रूप से राजनीति से संन्यास ले लिया और अरविंद घोष ने वंदे मातरम समाचार पत्र के माध्यम से राष्ट्रीय विचारों का प्रचार किया। और अरविंद घोष 1910 में पांडिचेरी चले गए और वहाँ पे राजनीति को उन्होंने त्याग दिया और धर्म का मार्ग है वो चुन लिया। तो इस प्रकार से ये तीनों नेता लाल, बाल, पाल और अरविंद घोष है, इनका अलग अलग योगदान रहा। अब हम गरम दल के प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक उनके बारे में समझते हैं, उनकी विशेष उपलब्धियां क्या क्या रही थी, उनके योगदान को हम जानने का प्रयास करते हैं। तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तिलक एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता थे जिन्होंने जनता से निकट संबंध बनाकर उन्हें संगठित एवं सक्रिय करने का प्रयास किया। यानी जनता के बीच में काफी लोकप्रिय थे। स्वराज्य प्राप्त करने के लिए उन्होंने संघर्ष का मार्ग अपनाया। तिलक ने झुकना स्वीकार नहीं किया बल्कि संघर्ष करना, कठिनता के साथ है, लगातार डटे रहो मैदान में। लोग उन्हें लोकमान्य कहते थे। लोकमान्य यानी लोगों के बीच में मान्य, जिनको मान्यता, गणमान्य, तो लोकमान्य थे। और तिलक का जन्म, जीवन परिचय को समझते, जन्म 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो आप एक ब्राह्मण परिवार से संबंधित थे। तिलक के पूर्वज पेशवा की सेवा में थे और तिलक को कानून की शिक्षा प्राप्त की थी। इन्होंने लॉ की पढ़ाई की थी, कानून की शिक्षा पढ़ाई जो है की थी। एक अच्छे घर परिवार में, ब्राह्मण जो है परिवार में इनका जन्म हुआ था। और वहीं इनके पूर्वज जो थे वो महाराष्ट्र के पेशवा के परिवार में कभी सेवा इन्होंने दी थी या उनके दरबार में सेवा दी थी। और जो है तिलक ने कानून की शिक्षा भी प्राप्त की थी। इन्होंने अपने मित्रों के सहयोग से 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल की स्थापना है वो तिलक जी ने की है। 1880 के अंदर पूना के अंदर इंग्लिश स्कूल की स्थापना। ये दक्कन एजुकेशन सोसाइटी एवं फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना से संबंधित भी रहे। इन्होंने जनमत को जागृत करने के उद्देश्य से 2 समाचार पत्र, एक तो मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक था और एक केसरी जिसे मराठी दैनिक का प्रकाशन भी इन्होंने प्रारंभ किया। तो अगर पूछा जाए कि प्रश्न की इनके द्वारा छापे गए 2 समाचार पत्र कौन कौन से थे, तो मराठा और केसरी आपको याद रखना है। इन्होंने धार्मिक उत्सवों के माध्यम से जनता में राष्ट्रीयता की भावना का विकास किया एवं राजनीतिक शिक्षा भी प्रदान की। इस उद्देश्य के लिए उन्होंने, ये प्रश्न पूछा जाएगा आपको या पूछा जा सकता है, 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ कर लोगों को संगठित करने का प्रयास भी इन्होंने किया है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इसको प्रारंभ करवाया था और इस प्रकार से ये आज भी महाराष्ट्र के अंदर मनाए जाते हैं उत्सव। इन्होंने युवाओं को नैतिक और शारीरिक विकास के लिए अखाड़े, लाठी क्लब और गोहत्या विरोधी समितियां स्थापित भी इन्होंने की। तो अखाड़े भी इन्होंने खुलवाए हैं और लाठी क्लब के माध्यम से युवाओं को जो है अपना पुष्ट शरीर बनाने की बात की है। और गोहत्या विरोधी, चूँकि स्वयं ब्राह्मण थे और गोहत्या के विरोध में इन्होंने समितियां भी बनाई कि गाय को माता माना जाता है और इस प्रकार की कोई भी गाय को न मारे, इसके लिए उन्होंने समितियां भी बनाई। 1897 में इन्होंने प्लेग के समय
प्लेग जो कि एक महामारी, एक बीमारी होती है, तो उस समय ये संक्रमित बीमारी है वो फैली हुई थी 1897 में। और अंग्रेज अधिकारियों के भारतीयों के घर में जबरन घुसने और उनके साथ दुर्व्यवहार का समाचार उन्होंने अखबार में छापा कि उस समय कई बार अंग्रेज अधिकारी है वो भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार वगैरह करते थे और उनको जबरन कई बार मारपीट भी होती थी। तो ऐसे में उन्होंने इस दुर्व्यवहार की खबर को उन्होंने अखबार में छाप दिया। 1897 के 2 प्लेग अधिकारी कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर भाइयों ने कर दी। नवयुवकों को भड़काने का आरोप लगाकर तिलक को गिरफ्तार भी कर लिया गया और सरकार विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाते हुए राजद्रोह के अपराध में उन्हें 18 माह के कारावास की सजा भी इनको सुना दी गई। यानी तिलक के ऊपर इनको भड़काने का जो है चापेकर बंधुआ और दामोदर एवं चापेकर भाइयों को भड़काने का आरोप इनके ऊपर लगा और इसके चलते उनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा भी इनके ऊपर चलाया गया और अंत में उन्हें 18 माह की सजा है वो दी गई। तिलक कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। वे स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना के मार्ग के स्थान पर संघर्ष का मार्ग है वो अपनाने के पक्षधर थे। वो नहीं चाहते थे कि अंग्रेज से अपना राज्य है वो मांग के लिया जाए, बल्कि वो स्वयं हिंदुस्तानी मतलब वो हिंदुस्तानी थे और साथ ही साथ वो अपने ही देश में रह रहे थे। तो ऐसे में वो स्वराज्य प्राप्ति के लिए याचना का मार्ग नहीं अपनाना चाहते थे, बल्कि संघर्ष के मार्ग से पर चलकर अपने हक अपने अधिकारों को लेना चाहते थे। तो उन्होंने एक नारा भी दिया था जिसका नाम था स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज्य यानी मेरा अपना राज्य या मेरा अपना देश, मेरा अपना हक, मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। ये प्रश्न 1 नंबर का पूछा जा सकता है कि ये नारा किसने दिया था या तिलक द्वारा जो है नारा दिया गया वो कौन सा था। तिलक ने स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा की बात कही। उन्होंने भी स्वराज्य को उचित माना, स्वदेशी अपनाने की बात कही, बहिष्कार जो है अंग्रेजी जो है वस्तुओं का बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात इन्होंने कही है। 1907 ईस्वी के सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ गई तो तिलक को कांग्रेस से पृथक होना पड़ा कि इसके माध्यम से नरमपंथियों के द्वारा है गर्मपंथियों को अलग कर दिया गया, निष्कासित कर दिया गया। और ऐसे में तिलक ने कोशिश भी की कि वो समझौता कराए, लेकिन नहीं हुआ और कांग्रेस से इनको अलग होना पड़ा। तिलक कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। उन्हें लोग भारत का बेताज बादशाह कहते थे। भले ही कांग्रेस में उन्हें कुछ भी न मिला या कह सकते हैं उन्हें अध्यक्ष न बनाया गया कभी भी, लेकिन फिर भी भारत की जनता जो उन्हें जानती थी वो उन्हें बेताज बादशाह कहती थी। यानी बेताज यानी बिना ताज का बादशाह, यानी उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा था, जनता में लोकमान्य थे, इसी के कारण उनका नाम भी लोकमान्य पड़ गया। अंग्रेजों ने कांग्रेस की फूट का लाभ उठाते हुए तिलक जैसे गर्मपंथियों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया और वो नहीं चाहते थे कि तिलक जैसे व्यक्ति जो कि जनता में लोकप्रिय हो रहे हैं, तो ऐसे में उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास है वो किया, क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि जो है गर्मपंथी है वो संघर्ष का मार्ग अपनाकर उनसे अपनी बातें मनवाए या वो अंग्रेज विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहते थे, जिसके कारण अंग्रेजों को उनसे हानि थी। तो ऐसे में उन्होंने उनके प्रभाव को कम करने का प्रयास भी किया। 1908 में जब उन्हें 6 वर्ष का कारावास की सजा देकर बर्मा की मांडले जेल में भेज दिया गया, तब जनता ने इसके विरोध में जुलूस भी निकाला। तिलक ने कहा शायद ईश्वर को यही मंजूर था कि मेरे स्वतंत्र रहने की बजाय कष्टों के द्वारा ही मेरे जीवन के उद्देश्य की पूर्ति हो सके। तो उन्होंने ये कहा कि शायद ये ईश्वर की इच्छा है कि वो मुझे कष्टों के द्वारा ही जीवन के उद्देश्य की पूर्ति देंगे। मांडले जेल में ये रहे, 6 साल की उनको सज़ा मिली और यहाँ पे रहकर भी ये शांत नहीं बैठे, बल्कि उन्होंने अपने ज्ञान के आधार पे, अपनी बुद्धिमत्ता या जो कह सकते हैं बौद्धिकता के आधार पे उन्होंने गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना की। और इसके अलावा उन्होंने दूसरी पुस्तक लिखी आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। तो इन्होंने 2 पुस्तकों की रचना की। तो यहाँ पे पूछा जा सकता है कि तिलक द्वारा रचित पुस्तकों के नाम बताइए, तो गीता रहस्य या और दूसरी है आर्कटिक होम ऑफ द आर्यंस। या फिर मांडले जेल में जो है तिलक जी ने कौन सी पुस्तक की रचना की थी, तो गीता रहस्य नामक पुस्तक है वो आप लिख सकते हैं। तिलक 1914 में मांडले जेल से छूटे और उन्होंने कांग्रेस और मुस्लिम लीग में हुए 1916 के लखनऊ समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तो लखनऊ समझौता कब हुआ है? 1916 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, डेट कभी कभी पूछी जाती है। तो 1916 में लखनऊ समझौता। इस दौरान तिलक ने यहाँ पर भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एनी बेसेंट के साथ मिलकर स्वशासन प्राप्त करने के लिए होम रूल आंदोलन भी चलाया। होम रूल आंदोलन, ठीक है, ये तिलक और एनी बेसेंट के माध्यम से चलाया गया आंदोलन था। और इस आंदोलन में क्या था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन
की दिशा एवं स्वरूप में व्यापक परिवर्तन आया था और बहुत सारे नए क्षेत्र में आंदोलन का प्रसार हुआ एवं मध्यम वर्गीय नेतृत्व में एक नई पीढ़ी आई और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक तथा एनी बेसेंट द्वारा चलाया गया ये होम रूल आंदोलन, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय राष्ट्रवाद के अखिल भारतीय स्वरूप को दिशा देने का प्रयास है इस होम रूल आंदोलन के माध्यम से हुआ था। तो भारतीय होम रूल लीग का गठन जो हुआ वो आयरलैंड के होम रूल लीग के नमूने पर किया गया था और एनी बेसेंट और तिलक इसके प्रणेता माने जाते हैं, इसके संस्थापक माने जाते हैं। तो यहाँ पर तिलक ने स्वशासन को प्राप्त करने के लिए होम रूल लीग आंदोलन है वो एनी बेसेंट के साथ मिलकर चलाया था। इंडिया अनरेस्ट के लेखक वैलेंटाइन चिरोल द्वारा तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताने पर तिलक ने चिरोल के विरुद्ध मानहानि का दावा या मुकदमा भी दायर किया। यहाँ पे इंडिया जो है अनरेस्ट के लेखक थे जिनका नाम था वैलेंटाइन चिरोल और इन्होंने तिलक को भारतीय अशांति का जनक बताया। इसके चलते तिलक ने नाराज होकर मानहानि का मुकदमा इनके ऊपर चलाया। इस उद्देश्य से वे लंदन भी गए कि इस मुकदमे के चलते उन्हें कई बार लंदन की यात्रा भी करनी पड़ी। 1 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया और पूरे भारत में शोक व्याप्त हो गया। इनकी अंतिम यात्रा में लगभग 5 लाख व्यक्ति है वो शामिल हुए थे। तिलक अपने आप में गणमान्य व्यक्ति थे, उन्होंने जनता के बीच में अपने आप को लोकप्रिय बनाया था। इसके चलते हालांकि और उनका उग्रवादी या गर्म रवैये के कारण अंग्रेज सरकार उनसे नाराज भले ही रही, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है अपने आप को साबित कर दिया और जनता के बीच में ये लोकप्रिय रहे, लोकमान्य रहे। और इसके जब 1 अगस्त 1920 में इनका निधन हो गया तो पूरा भारत है एक राष्ट्रवादी नेता के निधन से दुखी हो गया। और जब इनकी अंतिम यात्रा हुई तो इनकी अंतिम यात्रा में 5 लाख से अधिक व्यक्ति है इसमें सम्मिलित हुए थे। तो ये उनको भावभीनी श्रद्धांजलि थी भारतीय जनता के द्वारा। तो हम देख सकते हैं कि तिलक का व्यक्तित्व कितना ज़्यादा प्रगाढ़ और प्रबल था, जिसके माध्यम से उन्होंने संपूर्ण भारत में अपनी ख्याति है वो अर्जित कर ली थी। तो ये था तिलक का परिचय और कांग्रेस अधिवेशन, सूरत अधिवेशन और उसका फूट और गर्म दल और नरम दल 2 भागों में विभाजित हो जाना या जो है उग्रवादी और उदारवादी दल का 2 भागों में बंट जाना या कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो जाना और तिलक का परिचय। तो ये आपका अलग से प्रश्न भी आ सकता है तिलक के बारे में, तो वो आप कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा छोटा सा टॉपिक। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।